हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से 555 शक्ति चैनल में मैं रत्ना मौर्य बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में आप सभी लोगों के ओपिनियंस के लिए, आपके कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। मुझे अच्छा लगा आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया और अपना ओपिनियन दिया। सबकी जर्नी अलग अलग है, सबके अपने लाइफ के अपने अपने लेसन्स हैं और हर एक लर्निंग अपने टाइम पर ही होती है, सही समय पर ही होती है। तो अगर आपने नीचे कमेंट्स में सहमत या नहीं सहमत या कुछ भी लिखा, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं ये बिल्कुल अच्छे से जानती हूँ कि मेरी जो रिसर्च है उससे मैं एग्री करती हूँ, तभी मैं शेयर कर रही हूँ इतना कॉन्फिडेंटली। अगर कोई उससे सहमत नहीं भी है तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि धीरे धीरे सब सीखेंगे, या फिर जब उनका वक्त आएगा या वो एक्सपीरियंस करेंगे तभी वो उस चीज़ को मान पाएंगे। और मैं खुद भी किसी का नहीं सुनती। मैं जब मुझे खुद वो चीज़ एक्सपीरियंस होती है, जब मैं वो खुद लर्न करती हूँ, जब मैं गॉड से कंफर्म होती हूँ, मैं तभी मानती हूँ। तो फिर मैं आपको कैसे फोर्स कर सकती हूँ कि आप भी मानिए। बल्कि ये अच्छी चीज़ होती है कि हम जो एक्सपीरियंस करें, जो समझें, उसी को मानें। मेरा बस काम है जो जर्नी मैंने जिया, जिसमें मैंने कुछ सीखा, क्या सीखा, ये सब मैं बस शेयर करूं। इसमें से जो आपको रेजोनेट हो रहा है आप वो लीजिए, जो नहीं रेजोनेट हो रहा है उसको साइड कर दीजिए। फ्यूचर में अगर आपको वो रेजोनेट हो तो मान लीजिएगा, है ना। मेरा काम है जस्ट शेयर करना, तो मैं शेयर कर रही हूँ। और आज जो मैंने टॉपिक लिया ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें भी मैं आपसे ट्विन फ्लेम मैरिज के बारे में जो चीज़ें नोटिस की वो चीज़ें शेयर करूँगी, आप ही के द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस को लेकर के। कि जैसे किसी ने पूछा कि शादी के बाद डीएम का कैसा बिहेवियर रहता है, ट्विन फ्लेम्स की मैरिड लाइफ कैसी होती है। किसी ने पूछा था कि इतनी मेहनत के बाद हारमोनियस यूनियन होता है, 3D मैरिज होती है, तो उसके बाद भी क्यों ट्रिगर्स आते हैं। कई लोगों का क्वेश्चन था कि मेरे डीएम के साथ शादी हो गई है लेकिन उसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उसको कैसे मैनेज करें। पिछले कुछ वीडियोस जब से मैं बना रही हूँ तब से बार बार मैरिज रिलेटेड कुछ न कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं, और मैंने लिखा भी कमेंट में, ठीक है नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाऊँगी, नेक्स्ट टाइम, फिर नेक्स्ट टाइम, लेकिन पेंडिंग होता जा रहा है। तो आज मैंने इन सभी क्वेश्चंस को लिया है और इन सभी क्वेश्चंस का आंसर इसी वीडियो में मैं दूँगी आपको। जो डीएम के साथ अभी साइलेंट फेज में है या टॉकिंग टर्म में नहीं भी है, वो भी ये वीडियो सुने जस्ट नॉलेज के लिए। क्योंकि अगर आप जानते रहेंगे तो आप जब भी डीएम के साथ बातचीत करेंगे या टॉकिंग टर्म में आएंगे तो आपको बहुत आसान रहेगा उन चीज़ों को मैनेज करना। और अगर आप ये भी जानते रहेंगे कि शादी के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, तो अगर आप वो चीज़ें पहले ही हील कर रहे हैं तो आप अपने डीएम को मैरिज मटेरियल दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, या उनको आपके अंदर एक परफेक्ट फेमिनिन दिखने लग जाएगी, या आपको भी समझ में आने लग जाएगा कि आपको अपने डीएम को कैसे हैंडल करना है या उन्हें उनका मिरर कैसे दिखाना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, पहला जो मैंने नोटिस किया कि गॉड आखिर क्या करना चाह रहे हैं, मतलब वो इस तरह का सिचुएशन क्रिएट करके आखिर करना क्या चाह रहे हैं। तो मैंने ये नोटिस किया कि गॉड, ये जो शादी इतनी ख़राब हो चुकी है इस दुनिया में, जैसे कहते हैं ना कि कोई प्रथा अगर लंबे समय तक चली आ रही है तो उसमें बहुत सारे विकार आ जाते हैं। तो आप समझ जाओ कि ये जो शादी बहुत समय से ये सिस्टम बना हुआ है, इस सिस्टम में बहुत सारे विकार आ गए हैं, प्रॉब्लम्स आ गई, गड़बड़ी, इम्बैलेंस आ गई है। तो इसी चीज़ को ठीक करने के लिए अवेकनिंग कराई जा रही है ट्विन फ्लेम्स की, ताकि वो अपने आप को जाने समझे, अपने पार्टनर को जाने समझे, और एक बेस्ट मैरिज, अगर मैरिज कर रहे हैं तो एक अच्छी मैरिज, बैलेंस मैरिज, उसको इस समाज में स्थापित करें, दिखाएं, उसका एग्जाम्पल बने। और अगर शादी नहीं भी कर रहे हैं और प्रेम कर रहे हैं, सच्चा प्रेम, तो एक सच्चा प्रेम कैसा होता है उसका एग्जाम्पल सेट करें। सिंपल, गॉड यही क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत डीपली समझिए, ये बहुत डीपली मैंने नोटिस किया है और ये बात सच है। और अगर आप समझ जाते हैं कि आखिर गॉड क्या क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उनके गोल के साथ, उनकी इच्छा के साथ अपनी इच्छा मिला देंगे और फिर आप गॉड के साथ अलाइन हो जाएंगे। फिर आप सरेंडर कर देंगे। फिर जैसे जैसे गॉड चला रहे हैं वैसे वैसे आप चलते जाएंगे, तो अपने आप ही वो चीज़ जो गॉड हमसे करवाना चाह रहे हैं वो घटित हो जाएगा, यानी वो गोल आप अचीव कर लेंगे और नेचुरली आपको वो चीज़ मिलेगी गॉड के थ्रू जो आपके अंदर इच्छा भी है, प्लस गॉड आपको देना भी चाहते हैं, बट आप उस चीज़ के लिए भी तैयार नहीं है, इस वजह से आपको स्ट्रगल आ रहा है। सिंपल इतनी सी बात है।
अगर आप नोटिस करेंगे अपने अंदर या फिर लड़कों के अंदर भी देखेंगे तो दोनों ही पार्टी शादी से बहुत डरी हुई है। और ये हमारी वाली जनरेशन एक बहुत ही हाई लेवल के शिफ्ट से गुज़र रही है ना, बहुत हाई लेवल का शिफ्ट। आप देखिए पहले से और 50 सालों में कितना हाई लेवल का शिफ्ट हुआ है। तो अब इस लेवल के शिफ्ट को मैनेज करने के लिए, बैलेंस करने के लिए लड़के लड़कियां रेडी नहीं हैं। गॉड को एक नया तरीका उन्हें दिखाना पड़ेगा कि वो कैसे अपने रिश्तों को मैनेज कर पाएँ, कैसे अपनी मैरिज को मैनेज कर पाएँ। तो बस गॉड वही करने की कोशिश कर रहे हैं। गॉड ने अवेकनिंग कराई और सबको वो दिखा रहे हैं, एक तरह से हेल्प कर रहे हैं। और ये जो जनरेशन चेंज हो रही है वो हमारी इच्छा से थोड़ी हो रही है, वो गॉड की इच्छा से ही हो रही है। तो अवेकनिंग भी वो अपनी इच्छा से ही करवा रहे हैं, बस हम लोगों को उन्होंने निमित्त बनाया हुआ है। कुछ चुने गए लोग हैं कि ये चीज़ें करेंगे। और ये मत सोचिए कि हम ही लोग बस महान हैं, नहीं, एरिया के हिसाब से है कि जैसे रिलेशनशिप के लिए ट्विन फ्लेम्स को चुना गया है और किसी एरिया के लिए और लोगों को चुना गया है। तो सारे लोग ही महत्वपूर्ण हैं, सिर्फ हम ही लोग महान नहीं हैं। आप देखो संसार में आसपास हमसे भी बेहतर बहुत सारे लोग आपको काम करते हुए, दुनिया में चेंज लाते हुए दिख जाएंगे। तो ये गॉड की मर्ज़ी है कि उन्होंने किस चीज़ के लिए, किस एरिया के लिए, किस काम के लिए किसको चुना है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग हैं वो ब्यूटीफुल रिलेशनशिप के लिए या ब्यूटीफुल मैरिज के लिए, बैलेंस मैरिज के लिए चुने गए लोग हैं। लेकिन ये थोड़ा मुश्किल इसलिए है क्योंकि चेंज लाना आसान नहीं है, क्योंकि कोई भी शिफ्ट के लिए सबसे पहले अपने अंदर चेंज लाना, और तभी आप वो चेंज दूसरों के अंदर ला पाओगे या दूसरों को गाइड कर पाओगे, सिखा पाओगे। तो एनीवेज मेन पॉइंट पे आते हैं। तो मेन पॉइंट ये है कि गॉड आखिर क्या सिखाना चाह रहे हैं। पहला, ट्रू और बैलेंस रिलेशनशिप या सच्चा प्यार। दूसरा, अगर मैरिज तक कोई जा रहा है तो एक बैलेंस, अच्छी हारमोनियस मैरिज। जो आजकल के जो मैरिज का सड़ा हुआ सिस्टम है, जो बिल्कुल बेकार हो चुका है, जिसमें लड़का भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है और लड़की भी खुद को खो दे रही है, ऐसे सिस्टम से परे एक बैलेंस तरीके से शादी कैसे निभाएं, ये सिखाना चाह रहे हैं गॉड। जिसमें लड़का भी साथ चल रहा है, लड़की भी साथ चल रही है, लेकिन दोनों एक दूसरे पे बोझ नहीं है और कोई किसी को मतलब बहुत टॉर्चर नहीं कर रहा है। लड़की भी खुद को खो नहीं रही है, बल्कि दोनों एक अच्छे साथी की तरह ग्रो करते हुए साथ चल रहे हैं। ऐसी मैरिज बहुत कम रह गई हैं अब। यहाँ पे अगर लड़की अपने आप को पूरी तरह खो दे या पूरी तरह शादी में सरेंडर करे या पूरी तरह अपनी इच्छाओं को भूलकर अनकंडीशनल लव दे, अपने बारे में कुछ भी ना सोचे, सिर्फ तभी शादी टिक पा रही है। लड़के रिस्पॉन्सिबिलिटी कम ले रहे हैं, या अगर लड़के रिस्पॉन्सिबिलिटी ले भी रहे हैं तो उनको ये डर लग रहा है कि अगर लड़की को इस तरह से कंट्रोल किया जाए या फिर उन्हें ज़िम्मेदारी दी जाए या बाहर ना जाने दिया जाए, पढ़ने ना दिया जाए, तभी वो सिर्फ कंट्रोल में रह सकती है। तो वो सोच रहे हैं कि इसी तरह से करने पे ही उनकी शादी चल सकती है, तो वो उसी तरह से लड़की पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। ओवरऑल मतलब सिस्टम ही पूरा डर में, डाउट में या फिर नॉलेज की कमी की वजह से पूरा इम्बैलेंस हो रखा है शादी का सिस्टम। तो इसी को सुधारना, जैसा आपको अपने चारों तरफ सिस्टम दिख रहा है, वैसे सिस्टम को देखते हुए क्या आप ये इमेजिन कर सकते हो कि क्या शादी भी सुंदर हो सकती है? ऐसा हो सकता है? मे बी आपके अंदर से आंसर आएगा कि नहीं, अगर बहुत प्रयास किया जाए या लड़का अच्छा मिल जाए या लड़की भी बहुत समझदार है, सिर्फ तभी। इसमें लेकिन आ जाएगा और ये आ जाएगा कि हाँ, लड़का लड़की अगर समझदार है सिर्फ तभी, है ना। तो आखिर गॉड यही करने की तो कोशिश कर रहे हैं, लड़के को समझदार और अवेकन बनाने की कोशिश कर रहे हैं और लड़की को भी पहले समझदार और अवेकन कर रहे हैं, ताकि दोनों अपने आप को जाने और फिर वो अवेकन लड़का को और अवेकन लड़की को एक साथ ला रहे हैं। तभी तो वो ऐसी मैरिज क्रिएट कर पाएंगे, राइट। तो गॉड यही करने की कोशिश कर रहे हैं। समाज के सिस्टम के हिसाब से क्या है कि एक लड़का जो कि परमेश्वर है और दूसरी जो लड़की उसको खुश करने वाली दासी है, समाज की शादी के हिसाब से, तभी उनकी शादी चल पाएगी। लेकिन स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से, गॉड के हिसाब से, एक परमेश्वर है, दूसरा परमेश्वरी है, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। लेकिन लोग ये भूल चुके हैं। और लड़कियां भी आजकल का जो सिस्टम है ये देखते हुए जब पति को पूरी तरह सरेंडर होने की बारी आती है तो नहीं हो सकती, क्योंकि उनको दिखता है कि वो जो मेरा पति परमेश्वर है वो मेरे साथ क्या अत्याचार कर रहा है। और वो अपने आसपास भी देखती हैं कि वो औरतें जो पूरी तरह सरेंडर है उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं लोग। तो वो इस वजह से डर के पूरी तरह सरेंडर नहीं हो पाती हैं।
लड़कियां भी अब समझदार हो रही हैं, पहले की तरह अब नहीं रहा। तो अब क्योंकि लड़कियां समझदार हो, लड़के भी समझदार हो रहे हैं, तो सिस्टम या जनरेशन बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। अब वो पुराने तरीके से नहीं चल पाएगा। और अगर पुराना तरीका थोपने की कोशिश की गई तो डिवोर्सेस इसी तरह से होंगे, ना लड़का खुश रहेगा ना लड़की खुश रहेंगी। और इसी तरह से जैसे हम रिलेशनशिप के लिए परेशान हैं, अंदर से रिलेशनशिप तो चाहिए बट किसी के साथ वो बन ही नहीं पा रहा है सिस्टम, और शादी हो भी रही है तो वहाँ पे भी बहुत दुख परेशानी, जिसकी वजह से कुछ भी ठीक नहीं हो पा रहा है। तो ये जो स्ट्रगल समाप्त करने के लिए एक अवेकनिंग की ज़रूरत है। और निश्चित रूप से जो पुराने वाले सिस्टम को ईज़िली फॉलो करने के लिए तैयार हैं, उनको उतना स्ट्रगल नहीं आएगा। उनका स्ट्रगल तो शादी के बाद जो घर में चीज़ें मैनेज करने में जो पहले वाले स्ट्रगल थे, उनको भी वही वाले स्ट्रगल आएंगे। लेकिन अगर कोई ऐसी लड़की हो जो चाह ले कि उसे अपना ग्रो भी करना है, अपना काम भी करना है, दासी भी नहीं बनना है, प्लस जीवन साथी की तरफ बैलेंस, कोई बड़ा छोटा ना हो, ऐसे चलना है। अगर कोई अवेकन महिला है तो उसको शादी चलाने में दिक्कत आ सकती है क्योंकि समाज सपोर्टिव नहीं है। तो ऐसी लड़की को कोई अवेकन डिवाइन मैस्कुलिन ही चाहिए, नहीं तो उसका नहीं चल पाएगा किसी के साथ। तो आप समझ रहे हो, जो ट्विन फ्लेम्स की मैरिज होती है ना, अगर डिवाइन फेमिनिन ऐसी है तो उसको पक्का, अगर गॉड को वो सरेंडर है, तो ऐसा ही डिवाइन मैस्कुलिन हील होकर के आएगा कि जो उनकी इन सब भावनाओं को सपोर्ट करेगा, इन सब भावनाओं की कदर करेगा। और ऐसी जैसा लड़की चाह रही है, डीएफ जैसा ऐसा चाह रही है, वो वैसी चीज़ उसके साथ क्रिएट करने में सहयोग करेगा, वो कर पाएगा, उसके अंदर इतनी हिम्मत होगी। क्योंकि उधर डीएम की भी अवेकनिंग चल रही होती है और डीएम को भी गॉड उनके अकॉर्डिंग, जो उनके अंदर विकार हैं, उनके जो चैलेंजेस है, उनके जो नेगेटिव बिलीव है, उसके लेसन गॉड उन्हें भी सिखा रहे होते हैं। और यहाँ पे मैं फिर एक बार आपको अलर्ट करना चाहती हूँ कि वो सारे जो डिस्टॉर्टेड नार्सिस्ट मैस्कुलिन्स होते हैं, कार्मिक्स होते हैं, या डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, जो इन सब बातों को समझ ही नहीं पाते हैं, वो पुराने ढर्रे में चल रहे होते हैं, या बिल्कुल जिनके अंदर परिवर्तन ही नहीं आ रहा होता है, या जो आपको समझ ही नहीं सकते। जब आप रिसर्च करते हो और फाइंड करते हो कि ये व्यक्ति तो कभी मुझसे प्यार करता ही नहीं है, या फिर इसके अंदर तो कोई चेंजेस ही नहीं है, या इसकी मेरी वैल्यू तो सिमिलर है ही नहीं, ये तो कुछ अलग ही दुनिया में है, या अलग ही सोच रहा है, इसको मेरे से कोई मतलब नहीं है, जो ये सब बातें आप फाइंड करते हो रिसर्च करने के बाद ना, तो वो अगर ऐसा है तो वो व्यक्ति आपका ट्विन फ्लेम नहीं होता है, वो कार्मिक ही होता है, या किसी अलग रीज़न से आया होता है, या आपका अवेकन कराने, या गॉड उसको बस निमित्त बनाए रहते हैं आपको कोई लर्निंग देने का, या आपका कोई कर्मा रिलीज़ कराने का। और वो जब रिलीज़ हो जाता है तो वो व्यक्ति चला जाता है, वो आपका ट्रू मैस्कुलिन नहीं होता है। जो ट्रू ट्विन फ्लेम होता है वो हील होता है, और वो इसी तरह से आपकी तरह के चैलेंजेस फेस करता है। और वो भी ऐसा नहीं होता है कि कुछ भी एक्सेप्ट कर ले, आप कैसे भी डिस्टॉर्टेड हो और सोचो कि वो आपको स्वीकार कर ले, तो वो नहीं स्वीकार करेगा आपको। उसके अपने ओपिनियन होंगे, उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा, और वो फिर आपको जज भी करेगा, वो आपको देखेगा कि आप उसके लायक हो कि नहीं। और अगर आपके अंदर कोई गलती है तो उसको मिरर भी करेगा, दिखाएगा भी। उसके अंदर भी जो गलती होगी वो आपके द्वारा गॉड उन्हें दिखाएंगे, वो उसे हील करेगा। तो दोनों लोग इसी तरह से हर चीज़ को हील करेंगे, और जो फिर बीच में सेपरेशन भी आएगा, और उस सेपरेशन के टाइम में दोनों एक दूसरे को याद करेंगे, और फिर अपनी अपनी कमियां रियलाइज़ करेंगे कि अच्छा फिर ये सेपरेशन क्यों आया, मैंने क्या ऐसी गलती करी, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। लड़की इधर सोचेगी, लड़का उधर सोचेगा, और दोनों अपनी अपनी कमियां फाइंड करेंगे, और फिर उन कमियों पे काम करेंगे, और सोचेंगे कि यार नेक्स्ट टाइम वो आएगी तो ऐसा नहीं करूँगा। लड़की भी सोचेगी कि नेक्स्ट टाइम बस एक बार और बात हो जाए, फिर से एक बार यूनियन हो जाए तो ऐसा नहीं करूँगी। तो ये सारी चीज़ें ऐसा करके फिर वो लोग हील कर लेते हैं, और फिर से गॉड आगे कुछ समय बाद उन्हें फिर से मौका देते हैं, फिर से यूनाइट कराते हैं। तो फिर से वो दूसरी गलतियां जो उन्होंने पहले करी होती है वो नहीं करते हैं, फिर वो रिलेशन बहुत सुंदर चलता है। और फिर अब अगला इशू, अगला कोई इशू अगर आपके अंदर है तो गॉड अगला इशू दिखाते हैं। फिर आप जैसे चलते चलते नेचुरली वो इशू आपके अंदर है या डीएम के अंदर है तो वो सरफेस पे आएगी, एक दूसरे को ट्रिगर करेगी। तो जब एक दूसरे को ट्रिगर करोगे आप लोग तो गुस्सा आएगा, आप उसे पॉइंट आउट करोगे, वो आपको पॉइंट आउट करेंगे, और फिर उस पर लड़ाई होगी आपकी। और ये लड़ाई एक बार आप माफ़ कर दोगे, दो बार
वो भी माफ़ करेगा, आप भी माफ़ करोगे, ऐसे सोचोगे एडजस्ट करके चलें, लेकिन वो एडजस्ट नहीं होगा। फिर आपको गुस्सा आएगा, एक टाइम के बाद आप बहुत मतलब ऐसे हो जाओगे कि नहीं अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इस पे मुझे इसको बोलना ही पड़ेगा। आप बोल दोगे, वो ट्रिगर हो जाएगा, वो भाग जाएगा, या डीएम ऐसे ही बोल देंगे आपको कोई ऐसी चीज़, या आपको छोड़ के चले जाएंगे, आपको ट्रिगर हो जाएगा। फिर आप वो विकार देखोगे अपने कि अच्छा ये वाला इशू इसकी वजह से वो गया, या डीएम देखेगा कि इसकी वजह से वो गई या उसने मुझे रिजेक्ट किया। तो दोनों उस इशू को हील करेंगे उस सेपरेशन पीरियड में, 1 महीने का 2 महीने का जो भी सेपरेशन होगा, या अगर ज़्यादा लंबा इशू है नहीं हील कर रहे हो तो लंबा होगा, तो उसको हील करोगे आप लोग। और फिर भगवान से प्रार्थना करोगे, प्रेयर करोगे, तड़पोगे एक दूसरे से फिर से मिलने के लिए, पास आने के लिए। फिर गॉड मिला देंगे आपको, फिर से आप वो गलतियाँ जो पहले किए रहोगे वो नहीं करोगे। और फिर आप इसी तरह से बार बार ऐसी चीज़ें होंगी और दोनों डीएम डीएफ दोनों ही हील होते जाएंगे। अब यही चीज़, यही सेम नियम आपका जब आप डीएम के साथ टॉकिंग टर्म में आ जाते हो तब भी अप्लाई होता है, और जब आप इसी तरह से हील होते हुए आपकी मैरिज भी हो जाती है। और अगर आपने मैरिज कर ली अपने डीएम के साथ, तो अब जो कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स जहाँ पे आपके अंदर उससे कमी दिखाई दे रही है, उसके अंदर आपको कमी दिखाई दे रही है, दोनों एक दूसरे को ट्रिगर करोगे आप लोग। आप चाहोगे कि एडजस्ट कर लें, माफ़ कर दें, चलो लेट गो कर दें, लेकिन जो विकार हील होने हैं ना, वो इस तरह से मतलब कि सरफेस पे आएंगे या इस तरह से ट्रिगर होंगे कि आप मतलब एडजस्ट नहीं कर पाओगे, आप उसे मिरर दिखाओगे ही। इसी तरह से आपका डीएम भी होएगा। आपके अंदर कोई कमी अगर हील होनी है, जैसे आपके अंदर बहुत गुस्सा है, आपके अंदर से गुस्सा गॉड को ख़त्म करना ही है, तो आपके डीएम को आपका गुस्सा बर्दाश्त नहीं होगा। वो कहेगा कि तुम गुस्सैल हो, वो कहेगा कि तुम ऐसे बात करती हो, मुझे तुम्हारा ये बिहेवियर पसंद नहीं है, और बार बार कहेगा। और इस बात पे लड़ाई भी हो जाएगी, या इस बात पे वो आपको प्यार करना भी बंद कर देगा, या आपसे दूरी बना लेगा इसी बात पे, और आप मजबूर हो जाओगे ये पॉइंट यानी ये वाला गुस्सा हील करने के लिए। अगली बार या कई बार ऐसा होगा, और बार बार धीरे धीरे करते करते गुस्सा फिर थोड़ा कम, फिर और थोड़ा कम, फिर और थोड़ा कम, बार बार ट्रिगर करके एक ऐसी स्थिति में आपको ला दिया जाएगा कि आप वो गुस्सा मैनेज कर लोगे। अब पहले जैसा बिहेव नहीं कर रहे हो आप। तो इसी तरह से दोनों को सुधारते हुए गॉड एक ऐसी स्थिति में ला देते हैं कि दोनों बहुत बेस्ट तरीके से एक दूसरे को समझते हुए, हील होते हुए, बैलेंस मेंटेन करते हुए, एक दूसरे को समझते हुए एक रिश्ता आगे बढ़ाते हैं, चलाते हैं। फिर वो रिश्ता ना एक टाइम के साथ अपने आप ही बहुत सुंदर होता जाता है। मतलब ये ट्रिगर इस तरह से आएंगे, जब ट्रिगर आएंगे तो आपको बड़ा दुख लगेगा, ऐसा लगेगा कि ये क्या हो रहा है, लग रहा है ये रिश्ता ही सही नहीं है, लग रहा है ये लड़का ही सही नहीं है, लग रहा है कि मेरी ही किस्मत ख़राब है, ये सब नेगेटिविटी आएंगी। लेकिन जैसे आप लोग हील करके फिर से यूनियन में आओगे, या फिर से जब बात होने लग जाएगी, तो आपको इतना सुंदर लगेगा कि आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा रिश्ता तो मैं शायद खुद से ढूंढ नहीं पाती, ऐसा लड़का, या ये कितना अच्छा लड़का है, ऐसा तो मैं मैनिफेस्ट नहीं कर पाती, या गॉड की तो बहुत कृपा है कि मुझे ऐसा लड़का मिला, थैंक यू गॉड। मतलब इस तरह से आपकी फीलिंग्स और भावनाएं होंगी। अब आपका सेपरेशन कितना लंबा हो रहा है या फिर कितना छोटा हो रहा है, यह आपकी एनर्जी और आपकी हीलिंग कैपेसिटी पे डिपेंड करेगा। लेकिन धीरे धीरे ग्रो करते करते जो सेपरेशन का टाइम होता है, ऑन ऑफ का टाइम, वो कम होता जाता है। और एक टाइम के बाद जब आपकी शादी होगी ना, तो आप उस टाइम पीरियड में रहोगे कि सेपरेशन तो नहीं होगा, लेकिन छोटे मोटे ट्रिगर्स तब भी आते जाते रहेंगे। शादी के बाद कैसा होगा कि शादी के बाद आप उसी रिलेशन में हो, एक दूसरे को मिरर दिखा रहे हो, ट्रिगर्स भी हो रहे हैं, और अगर कोई चीज़ ऐसी है जो डीएम को पसंद नहीं है, आपके अंदर हील होनी है, तो वो ट्रिगर करेंगे। और आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको उनके अंदर पसंद नहीं है, क्योंकि आप भी अपने आप को सेल्फ लव करने लग गए हो, तो आप बर्दाश्त नहीं करोगे, उन्हें बोलोगे, और फिर वो भी ठीक करेंगे, आप भी ठीक करोगे। ऐसा रिश्ता बहुत सुंदर सुंदर स्मूथ होता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कुछ सालों बाद कि आपको लगेगा कि ये मेरे लिए बहुत बेस्ट है, और उनको लगेगा कि यही लड़की मेरे लिए बेस्ट है। अगर फिर सेपरेशन भी हो रहा, दोनों एक दूसरे को छोड़ के जा रहे हैं ना, तो उनको लगेगा अरे यार इस लड़की में मैंने इतना इन्वेस्ट किया, या ये लड़की जैसे सोचती है ऐसा मुझे कोई और समझ नहीं पाएगा। आप भी ऐसा सोचोगे कि जैसा ये लड़का है वैसा मुझे और कोई समझ नहीं पाएगा। जैसे इस मोमेंट अगर मैं अपने डीएम से दूर जाने की कोशिश करूं, तो जब मैं उनसे दूर जाती हूं, या मैं सोचती हूँ कि दूसरा लड़का फाइंड कर लूँ, क्या अगर मान लो लड़ाई हो गई, एग्जाम्पल के लिए मैं सोचूं भी अगर ऐसा, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार कोई भी ऐसा नहीं है, मुझे ऑप्शन ही नहीं दिखाई देते। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझे बर्दाश्त करेगा या मुझे समझे, या जो इस तरह से मुझे हैंडल कर पाएगा।
या इस तरह से कन्वर्सेशन कर पाएगा, स्पिरिचुअल कन्वर्सेशन, या जिस तरह से हम लाइफ को जी रहे हैं इस तरह से वो मेरे साथ जी पाएगा, ऐसा ऑप्शन मुझे दिखता ही नहीं है। और अब ट्विन फ्लेम रिश्ते की सुंदरता ही यही है कि जो आप फील कर रहे हो आपके डीएम भी सेम फील करते हैं। उनके लिए भी आप एकमात्र ऑप्शन रहोगे और आपके लिए भी वो एकमात्र ऑप्शन ही रहेंगे। और ऐसा आप रियलाइज़ करोगे जब आप जैसे मैरिड हो गए या उनके साथ टॉकिंग टर्म में हो, वो रिश्ता बिल्ड हो गया है, तो आप ऐसा ही फील करोगे जैसा मैंने एग्जैक्ट आपको बताया। तो ओवरऑल आपको अब इस पूरे वीडियो से बात समझ में आ गई होगी कि गॉड कैसी मैरिज क्रिएट करना चाहते हैं ट्विन फ्लेम्स की मदद से। और आप अगर ये गोल को समझते हैं और उसी अकॉर्डिंग अपने आप को रेडी करते हैं तो आपको उधर रेडीमेड डीएम ही मिलेगा और आप दोनों एक ऐसे चीज़ को आराम से क्रिएट कर पाओगे, ऐसी मैरिज को, ऐसे लव को आराम से क्रिएट कर पाओगे गॉड के साथ। और ये कोई नॉर्मल लड़की या लड़का नहीं कर सकते, कम से कम उनको सोल से स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, बस यही रिक्वायरमेंट है। और अगर कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है और उसे चुना गया है तो उसकी फिर तैयारी होगी, उसको 4 साल 5 साल 6 साल में इस तरह से बना दिया जाएगा, इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया जाएगा कि वो फिर ऐसी मैरिज क्रिएट कर पाएगा या सोसाइटी के लिए एक एग्ज़ाम्पल बन पाएगा। और एक और बहुत ही ख़ास पॉइंट मैंने नोटिस किया है जो आप लोग समझ लीजिए, इस तरह का रिश्ता जिसमें लड़की भी स्वतंत्र है लड़का भी स्वतंत्र है, तभी ये रिश्ता खूबसूरत बन सकता है। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो इसमें लर्निंग लेसन आपको सीखना पड़ता है वो होता है इंडिपेंडेंस, खुद में कंप्लीट इंडिपेंडेंट सोल। जब तक खुद में कंप्लीट इंडिपेंडेंट सोल की तरह महसूस आप नहीं कर रहे हो तब तक ट्रिगर्स आएंगे। भले ही कुछ ट्रिगर्स हील करने के बाद आपकी मैरिज हो गई है और अगर फिर भी कुछ डिपेंडेंसी बाकी है तो वो चीज़ें ट्रिगर होंगी आफ्टर मैरिज भी, और ये प्रोसेस अवेकनिंग का चलता रहेगा। लेकिन लाइफ स्मूथ हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि इतना ही टॉक्सिक लाइफ हो, क्योंकि अब इतने ज़्यादा इश्यूज़ रह नहीं गए हैं आफ्टर मैरिज, तो ऑब्वियसली इतने ज़्यादा ट्रिगर नहीं होंगे। अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ तो अगर फेमिनिन भी इंडिपेंडेंट सोल की तरह है, मैस्कुलिन भी इंडिपेंडेंट सोल की तरह है और दोनों फिर एक साथ आए तो उसमें ट्रिगर्स लगभग 10% होंगे, वो भी बेसिक इश्यूज़ पे जो कि एक नॉर्मल लाइफ में होते हैं स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। क्योंकि बहुत खूबसूरत लाइफ मिलेगी तो इंसान फिर स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं करेगा या स्टक हो जाएगा या ग्रोथ नॉर्मल रुक जाएगी, तो भगवान बीच बीच में थोड़े थोड़े डोज देते रहते हैं, तो इसलिए 10% रहेगा हमेशा ट्रिगर। और मैं अपनी अगर मैरिड लाइफ में भी नोटिस करूँ तो ओनली 10% ही मुझे ट्रिगर दिखता है जो कि नॉर्मल स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए या फिर नॉर्मल जो भगवान डोज देते हैं ताकि हम स्पिरिचुअलिटी में और ग्रो करते रहे, सिर्फ इसी चीज़ के लिए होता है। और जो अपने बेसिक इश्यूज़ उसको बस मिरर करने के लिए और देखते रहने के लिए होता है, बस वही ट्रिगर्स है जो कि 10% है। बाकी सारा बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है, जो कि मैं इतना बखान करके या फिर दिखा के बताना नहीं चाहती, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि अच्छी चीज़ें वो छुपाई जाती हैं, ज़्यादा बखान करने से, बताने से वो चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। तो इस बात का मैं ध्यान रखती हूँ, इसलिए आपको प्रत्यक्ष हैप्पीनेस का दिखावा ना करके इनडायरेक्टली बताती हूँ। और मैंने ये बात भी नोटिस की है कि ज़्यादातर जो टॉक्सिक मैरिजेस होती हैं वो इसीलिए होती है क्योंकि मान लो लड़की फाइनेंशियली अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट है तो लड़का उसके लिए सब कुछ कर रहा है, तो लड़का कभी कभी बहुत प्राउड या ईगो में आ जाता है, उसको लगता है कि उसे हक है लड़की को टॉर्चर करने का या उस पर हक जताने का, तो हमेशा टोंट मारता रहता है। इमोशनल लड़कियाँ ज़्यादा होती हैं तो इमोशनली लड़के थोड़ा ज़्यादा स्टेबल होते हैं मान लीजिए, तो लड़कियाँ उन पर डिपेंडेंट होती है तो लड़के इस चीज़ का फ़ायदा उठाने लगते हैं। तो इसीलिए ये सारी मैरिजेस टॉक्सिक हो जाती हैं जैसे हमारे आसपास सोसाइटी के। तो जो मैंने नोटिस किया है कि एक खूबसूरत जो बैलेंस मैरिज गॉड क्रिएट करवाना चाहते हैं, उसके लिए गॉड ये चाहते हैं या ये करवाते हैं कि लड़की भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, लड़का भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, ऐसा गॉड करवाते हैं। लड़की को भी इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, बैलेंस बनाते हैं, लड़की भी थोड़ा लॉजिकल होती है ताकि लड़के से डिस्कशन कर सके तो वो दोनों एक दूसरे को अपनी बातें कहें तो दोनों अंडरस्टैंड कर सकें। और लड़के को भी इतना इमोशनल बनाया जाता है कि लड़की भी जब अपना इमोशंस एक्सप्रेस करे तो लड़का भी उसे अंडरस्टैंड करके उस चीज़ को समझ सके। तो दोनों को ही कंप्लीट बनाया जाता है, इमोशनली स्ट्रॉन्ग भी और
फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग प्लस स्पिरिचुअली भी स्ट्रॉन्ग, यानी दोनों को ही स्पिरिचुअल बनाया जाता है। एक लेवल पे हो सकता है डीएम स्पिरिचुअल नहीं हो, लेकिन धीरे धीरे आगे चल के होने लग जाते हैं। मैं जो अपने रिलेशन में नोटिस करती हूँ वो ऐसा नोटिस करती हूँ कि हम किसी भी तरीके से एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। मेरे हस्बैंड भी फाइनेंशियली फ्री हैं, मैं भी फाइनेंशियली फ्री हूँ, मैं किसी भी तरह से उन पर डिपेंडेंट नहीं हूँ। उनको भी मेरे से किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं है, मुझे भी उनसे किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं है। ओनली एक ही इच्छा कि बस तुम मेरे साथ रहो, साथ चलो। एक कंपेनियनशिप की ज़रूरत है, एक फ्रेंडशिप की ज़रूरत है, एक पार्टनर की ज़रूरत है। तो यही बस मैं भी चाहती हूँ, यही बस वो भी चाहते हैं, और बाकी हम किसी भी तरीके से एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। मैं थोड़ा ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट हो जाती हूँ, जिस पर मुझे ट्रिगर होता है तो मैं उसे हील भी करती हूँ और अपने आप को और इमोशनली स्ट्रांग बनाने की कोशिश भी करती हूँ। और मेरे डीएम भी कभी कभी बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग और सेल्फ लव के चक्कर में सेल्फिश दिखाई पड़ते हैं, तो वहाँ पे भी मैं उनको ट्रिगर वगैरह करती हूँ, तो वो भी अपना इशू हील करते हैं या अपने आप को रियलाइज़ करते हैं। तो हमारे ट्रिगर लेवल भी थोड़ा सा बेसिक ही हैं। और जब बेसिक पॉइंट पे ट्रिगर होता है, जैसे कि मेरे डीएम को फ़ोटो खींचना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो अगर फ़ॉरेन भी जा रहे हैं तो वहाँ पूरा फ़ॉरेन घूमेंगे, लेकिन एक भी फ़ोटो क्लिक नहीं करेंगे। और मेरे को क्या रहेगा कि मुझे बहुत सारी फ़ोटो क्लिक करनी है, और मैं कहूँगी मेरी फ़ोटो खींचो, वो मेरी फ़ोटो नहीं खींचेंगे क्योंकि फ़ोटो खींचना पसंद नहीं है, और कहेंगे कि अच्छा ठीक है मैं सिर्फ 2 फ़ोटो खींचूँगा, अच्छा फिर 3, या फिर मैं बहुत रिक्वेस्ट करूँगी तो कहेंगे कि अच्छा ठीक है फिर 10 ओनली। कभी कोई फैशन नहीं करेंगे, ठीक से कभी तैयार नहीं होंगे, एक ही रंग के या एक ही टाइप के कपड़े मैं उन्हें सालों साल पहनते देखती हूँ। और वहीं अगर मैं अच्छी ना दिखूँ तो उन्हें दिक्कत हो जाती है, उनकी वजह से मुझे अपने ऊपर बहुत काम करना पड़ता है, अच्छे दिखने का प्रेशर रहता है। वो वेस्टर्न फ़िलॉसफी फॉलो करेंगे, लॉजिकल चीज़ें और स्पिरिचुअलिटी की पूजा पाठ, इन सब चीज़ों पे वो मानते नहीं हैं। और मेरा थोड़ा भक्ति मार्ग वाला वो ज़्यादा रहता है, मैं पूजा पाठ ये सारी चीज़ें भी कर लेती हूँ। मैं अपनी लाइफ में हंसती खेलती इंजॉय करती रहती हूँ, उनको सीरियस रहना पसंद है। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो काफ़ी अपोजिट हैं, जो साथ जब रहने लगते हैं ना तो एडजस्ट करने में दिक्कत होती है, यानी सामने वाले के हैबिट्स को अपनाने में प्रॉब्लम होती है। तो वहाँ पे छोटे छोटे ट्रिगर्स होते हैं, तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पे ट्रिगर होना, लेकिन धीरे धीरे जब साथ रहने लग जाते हैं तो एक दूसरे को अच्छे से अंडरस्टैंड करने लग जाते हैं। तो मुझे समझ में आता है कि भाई मेरे हस्बैंड की ये सारी क्वालिटी जो है वो जेन्युइनली अच्छी है, और मेरे हस्बैंड को ये समझ में आएगा कि ठीक है भले ये इमोशनल है, या भले ये मतलब फैशन करती है, या फिर भले ही ये ज़्यादा बोलती है, या जो भी कुछ हंसती खेलती है, गंभीर नहीं भी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये अच्छी नहीं है या नॉलेजेबल नहीं है या बुरी है। इसके अंदर भी इसकी अपनी कुछ अच्छाइयाँ हैं, इसके अपने प्लस पॉइंट्स हैं। तो धीरे धीरे वो मुझे समझेंगे, धीरे धीरे मैं उन्हें समझूंगी, तो धीरे धीरे ये रिश्ता इतना स्मूथ और इतना अच्छा हो जाता है, और दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। आपको ऐसा फील हो सकता है फ्यूचर में जब आप दोनों एक दूसरे के साथ रहो कि आपको आप सारे गुण, सारे रिश्ते अपने एक पार्टनर के अंदर ही मिल रहे हैं। मतलब वही आपका फ्रेंड है, वही आपका प्यार है, वही आपका मेंटोर है, दोनों एक दूसरे के लिए गुरु की तरह भी काम करते हैं। तो वही हस्बैंड है, वही फादर की तरह भी लगता है। तो मतलब सारे लगभग के रिश्ते आपको एक ही व्यक्ति में मिल जाएंगे। जब तक आप दोनों एक दूसरे के साथ रहते हो बट एक दूसरे की वैल्यूज़ नहीं समझते हो, एक दूसरे के अंदर कमियां देखते हो और एक दूसरे को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करते हो, ट्रिगर्स आते रहेंगे। और जैसे जैसे आप लोग एक दूसरे को समझते जाएंगे, ट्रिगर्स कम होते जाएंगे। और उसके बाद जब आप ये सारी चीज़ें कर लेते हो, धीरे धीरे रिश्ता इतना सुंदर हो जाता है कि आप खुद गॉड को थैंक्स बोलते हो कि ऐसा तो मैं क्रिएट नहीं कर सकती थी, आपने जो कराया, आप पे जो सरेंडर रहा, उसकी वजह से ये ऐसा बन पाया है। समझ रहे हैं आप? तो ये ग्रेटिट्यूड आपके अंदर आ जाएगा। अब आप कहोगे कि अगर शादी के बाद ट्रिगर्स आ रहे तो उसको कैसे हील करें? देखिए प्रोसेस सेम है जो आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में बताया जाता है कि ऐसे क्वेश्चन करो या ऐसे अपने अंदर इशू फाइंड करो। अच्छा डीएम ये बात पे ट्रिगर कर रहे हैं तो ऐसे अपने अंदर मिररिंग देखो, फिर उसे हील करो। हीलिंग के इतने सारे तरीके बताए जाते हैं, आपको बस इसी तरीके से खुद को हील करते जाना है। ऐसा कुछ अलग नहीं है कि शादी के बाद फिर क्या होगा, या फिर आप बिल्कुल 4-5 साल हीलिंग करते करते इतने कैपेबल हो जाते हो सिचुएशन को हैंडल करने या हीलिंग्स कैसे करने, इन चीज़ों पे इतने कैपेबल हो जाते हो कि जब आपकी शादी होगी या आप टॉकिंग टर्म में आओगे तो आप हैंडल कर लोगे। या अगर आप सोचो कि उसके लिए कोई अलग तरीके की हीलिंग होती है, नहीं, जब भी आपको सिचुएशन दिखाई जा रही है उस पर आप मंथन करो, उसको देखो अपने अंदर क्या कमी है। हीलिंग के जो
टेक्निक्स हैं, टूल्स हैं, मिरर एक्सरसाइज, सबकॉन्शियस हीलिंग, उन सब चीज़ों से अपने आप को हील करो। कोई ऐसी स्थिति बन रही है कि जो आपको समझ में नहीं आ रही है कि इसमें क्या करना है, तो काउंसलर से डिस्कस करिए। कभी ऐसा लग रहा है कि हस्बैंड आपके वैल्यू नहीं दे रहे हैं आपको, यानी डीएम वैल्यू नहीं दे रहे हैं, तो आपने जो सेल्फ़ लव करना सीखा है अभी तक, वो सारे गाइडेंस को, नॉलेज को अप्लाई कीजिए। अगर सेपरेशन हो रहा है किसी वजह से, या फिर आपके डीएम आपसे दूर जा रहे हैं, तो जो आपको सिखाया जा रहा है कि आपके डीएम सिर्फ आपके हैं, दूर नहीं जा सकते, आपको फियर नहीं रखना है, अपने आप से प्यार करना है और एक इंडिपेंडेंट सोल की तरह गॉड पे ट्रस्ट करके आगे बढ़ना है, तो वही चीज़ें अप्लाई कीजिए। आपने जो हीलिंग करी है, आपको जो सिखाया गया है, वो जब आप रिलेशनशिप में आते हैं, बट वही चीज़ आप भूल जाते हैं और गलतियां करने लग जाते हैं, तो आपको ट्रिगर होने लग जाते हैं। बट आपने जो सीखा है, अगर आप उन चीज़ों को याद करते हैं, ट्रिगर होता है तो आपको याद आ जाता है और आप फिर अप्लाई करते हैं, तो आप उन्हीं ट्रिगर्स को हील कर लेते हैं और वापस से सब कुछ स्मूथ और नेचुरल नॉर्मल हो जाता है। तो यही तरीका है, ऐसे ही आगे बढ़ना होता है। कोई ऐसा बहुत स्ट्रगल नहीं आता आफ्टर मैरिज, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज़ पहले ही हील हो चुके होते हैं। और अगर शादी के बाद कोई स्ट्रगल या कोई ट्रिगर आ भी रहा है, तब भी आपको भरोसा करना है कि गॉड जैसे मैरिज हमारी क्रिएट करवाना चाहते हैं, वैसे क्रिएट करने के लिए ही ये स्ट्रगल आ रहे हैं। इन सब को मतलब अगर हम हील करेंगे जो सिचुएशन आ रही है, तो उससे हमारा रिश्ता और सुंदर होगा और हील होगा, हम आगे और अच्छा मैरिज जीने वाले हैं। तो ये आपको विश्वास रखना पड़ेगा। और जब जब आपको ऐसा लगे कि कुछ ऐसा ट्रिगर आ गया जो आपसे हैंडल नहीं हो रहा है, या रिश्ता ख़त्म होने जा रहा है, ऐसा कुछ, क्योंकि डरा देते हैं बीच बीच में भगवान ऐसा कुछ, तो आपको सिर्फ जो शिकायत करनी है, जो बोलना है, जो शरण लेनी है, वो भगवान की ही शरण लेनी है। हर बार गॉड को चुनिए, उनकी शरण लीजिए, तो आपका रिश्ता स्मूथ चलेगा, क्योंकि चलाने वाले गॉड ही हैं। जब आप गॉड के साथ उनको पकड़ के चलोगे, उनको सरेंडर होकर चलोगे, तो अपने आप ही सही समय पे सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। गॉड अपने आप ही आपको रास्ता दिखा देंगे कि क्या किस वजह से हो रहा है और कैसे हील करना है, या अभी पेशेंस रखना है, या अभी मुझ में सरेंडर होना है, अभी थोड़ा वक्त लेना है। जो भी कुछ गाइडेंस है वो अपने अकॉर्डिंग गॉड दिखा देंगे आपको, और गॉड मैनेज कर लेंगे। इसलिए आपका काम है सिर्फ उनमें सरेंडर होकर, पूर्ण विश्वास करके, जितनी हो सके श्रद्धा भक्ति बढ़ा करके उनमें सरेंडर होकर आगे बढ़िए। और कोई प्रॉब्लम भी हो रही है, डीएम तंग कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन बन रही है जो फिर आपको बहुत पेन दे रही है, तो उसकी शिकायत गॉड से ही करिए और गॉड को ही बोलिए उसे ठीक करने के लिए। एकमात्र भरोसा भगवान, बस। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए, इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। ये वीडियो भी थोड़ा सा लंबा हो गया है, बट होप कि मैरिज से के बाद क्या होता है, या कैसे हैंडल करना होता है, या क्या स्ट्रगल्स आते हैं, और क्यों आपकी शादी ऐसी है, या फिर आपको अभी भी इनर वर्क या फिर ट्रिगर्स क्यों आ रहे हैं, ये सब सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल गया होगा। फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आपकी क्या राय है, आप में से किसी की अगर मैरिज हुई है तो आप क्या नोटिस करते हैं, आपने क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोटिस किए, वो भी आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, जिससे दूसरों की भी हेल्प हो सके। और किसी भी तरीके से किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे आपको मेंटोर की गाइडेंस चाहिए या मेरी गाइडेंस चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया रहता है, वहाँ से मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और जो लोग इस मंथ के इनर वर्क क्लासेस की वेट कर रहे हो, वो मैं आपको बता दूं कि 11 या 12 तक में इनर वर्क क्लासेस स्टार्ट होंगी, जिसको मैं 5-6 दिन में अनाउंस कर दूंगी। अगर आप वीडियोस देख रहे होंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल फ्रेंड्स। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।